Hello friends, welcome to GK Academy. Today we will be exploring the acts passed between late 18th and early 19th century. We are all familiar that British लोग 1600 को इंडिया पे आए थे as traders and उस टाइम मुगल का रूल चल रहा था एंड ब्रिटिश उस टाइम आके इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किया बट हम अब वो सब नहीं पढ़ेंगे. अभी जो इम्पोर्टेंट है कि जो एक्ट्स थे ब्रिटिश लोग ने पास किया वो बहुत ही इंडिया फ्रेंडली नहीं था. फिर भी ये एक्ट्स बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस का है. सो लेट्स सी क्या थे ये सब. सो अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री देखते हैं तो ओ या ये हिस्ट्री क्लास नहीं है बट इंडिया पॉलिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट ब्रिटिश हिस्ट्री एंड बेसिकली ब्रिटिश हिस्ट्री के एक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम. वन इज द कंपनी रूल जो चले 1773 से लेके 1858 को एंड 1858 का Sepoy Mutiny, yeah, we are all familiar with that. Then the second is the Crown Rule जो 1885 that is Sepoy Mutiny के बाद start हुआ and चले 1947 तक and finally we got independence. चलिए देखते हैं why it's so significant. So firstly we will study the Regulating Act of 1773. तो उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ जिन्होंने ये एक्ट पास करवाया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रिकॉग्नाइज करवाया गया था इस एक्ट के द्वारा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेंट्रलाइजेशन सिस्टम का स्टार्ट हो गया था इंडिया में. एंड लिसन टू दिस पार्ट वेरी केयरफुली. जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था एंड उस टाइम बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग एंड बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के इंडिपेंडेंस खत्म हो गया. एंड जस्ट टू लेट यू ऑल नो दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंस और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स. ऑल्सो ये एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल इंक्रीज कर दिया ओवर द कंपनी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सुप्रीम कोर्ट था फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1774 जहाँ पे एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे. एंड एज आई सेड कि ब्रिटिश का कंट्रोल ये कंपनी पे इंक्रीज हो गया एंड इट वाज डन बाय क्रिएटिंग द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अभी हम आते हैं पिट्स एक्ट ऑफ 1784. यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का डिफेक्ट्स था वो सब रेक्टिफाई किया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अमेंडिंग एक्ट पास किया था 1781 को जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं. अभी देखते हैं पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया का फीचर्स क्या क्या था. इस एक्ट के द्वारा कंपनी का पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस का डिस्टिंग्विश करवाया गया था एंड इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करने का परमिशन दिया एंड अकॉर्डिंगली एक नया बॉडी क्रिएट किया गया था जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते थे टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड दस एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया. ऑल्सो इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया था टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया. सो अगर हम देखते हैं तो ये एक्ट बहुत सिग्निफिकेंट था बेसिकली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. पहला कि जो कंपनी का टेरिटरीज था इंडिया पे वो सब फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहते थे एंड सेकेंडली ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया था ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. द नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ 1783. सो 1786 को लॉर्ड कॉर्नवेलिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंटेड किया गया था और उनके 2 डिमांड थे टू एक्सेप्ट द पोस्ट. पहला कि उन्हें पावर देना होगा टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस. ऑल्सो उन्हें कमांडर इन चीफ भी बनना था एंड अकॉर्डिंगली एक्ट ऑफ 1786 एनेक्टेड हो गया टू मेक बोथ द प्रोविजंस. ओके अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे आएंगे. लेट्स सी ये एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे. पहला कि ये जो ओवरराइडिंग पावर दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवेलिस को ये एक्सटेंडेड किया गया था टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज. ऑल्सो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर एंड कंट्रोल दिया गया था टू द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. सो आई थिंक बॉम्बे एंड मद्रास maybe was upset with them. Also इस एक्ट के द्वारा जो ट्रेड मोनोपोली था कंपनी का इंडिया पे
another 20 years के लिए extended किया गया था. Further, इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था कि कमांडर इन चीफ was not to be a member of the Governor General's Council unless उन्हें अपॉइंट किया गया है. Further, the worst part was, yeah, for us Indians, कि ये जो members of Board of Control and staffs थे, they were to be paid out of Indian revenues. अभी हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813. So let's see ये एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे. इस एक्ट ने कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया. दैट इज जो इंडियन ट्रेड था वाज ओवरथ्रोन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स. हाउएवर ये कंपनी का मोनोपोली चलता रहा ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. फिर इट asserted the sovereignty of the British control over all the company's territories in India. Also इस एक्ट ने अलाउ किया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे to come to India for the purpose of enlightening the people. Now, फिर the most important is इस एक्ट ने spread of Western education provide किया among the inhabitants of British territories in India. Also, इस एक्ट ने authorize किया the local governments in India to impose taxes on persons. And the saddest part is they could punish the person for not paying taxes. Now let's come to the Charter Act of 1833. ये एक्ट एक final step था towards centralization in British India. So let's see the features of this act. इस एक्ट ने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया एंड उनको सिविल एंड मिलिट्री पावर्स भी दे दिया. Thus ये एक्ट ने क्रिएट किया फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया possessed by British in India. एंड उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने. And thus we can say that Lord William Bentinck was the first Governor General of India. Secondly, it deprived the Governor of Bombay and Madras of their legislative powers. Governor General of India को executive legislative powers दिया गया था for entire British India. और जो laws previous acts के अंदर बने थे उन्हें regulations बोलते हैं और laws made under this act were called acts. Based on the Charter Act, it ended the activities of East India Company as a commercial body. East India Company अब एक commercial body नहीं रहे and ये एक purely administrative body बन गए. It provided that company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and successors. फिर Charter Act of 1833 ने attempt किया to introduce a system of open competition for civil servants and stated कि Indian को भी यहाँ पे participate करना देना चाहिए in any place and employment under the company. However, ये provision negated किया गया था after opposition from the court of directors. तो चले Charter Act of 1853 पे. This was the last of the series of Charter Act passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was a significant constitutional landmark. So इसका features भी हम देखते हैं. इस एक्ट ने for the first time separate किया the legislative and executive functions of Governor General's Council. इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था 6 new members जिन्हें legislative councillors to the council बोलते थे. In other words, इस एक्ट ने establish किया एक separate Governor General का legislative council which came to be known as Indian or Central Legislative Council. ये जो legislative wing था of the council इसने form किया था एक mini parliament जिसने same procedures adopt किया as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as a special function of government requiring special machinery and special processes. Also, इस एक्ट ने introduce किया एक open system of selection and recruitment of civil servants. Accordingly, Macaulay Committee was appointed in 1858. ये committee थे on Indian civil service. फिर इस एक्ट ने एक्सटेंड किया कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन. पर इस एक्ट ने कोई पार्टिकुलर पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया था अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स. दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि कंपनी का रूल एट एनी टाइम टर्मिनेटेड नहीं किया जा सकता था इवन इफ द पार्लियामेंट वांटेड. ऑल्सो इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे गवर्नर्स काउंसिल के, वहाँ का 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, Bombay, Bengal and Agra. Okay, so that's it for today. On the next video, I'll be discussing about the crown's rule that took place between
1858 to 1947, and there we will be elaboratingly discuss about the Indian Independence Act of 1947. Thank you, and don't forget to like, share and subscribe.